आज का जो क्लास है उपभोक्ता संतुलन टॉपिक है। उपभोक्ता संतुलन एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप देखेंगे कि आपका एग्जाम में इससे प्रश्न हमेशा रहता है। आज हम लोग उपभोक्ता संतुलन को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो इकोनॉमिक्स को शुरुआत दौर में पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन बीच में अपने आप को इस तरह का स्ट्रेस पैदा कर देते हैं, इस तरह का तनाव पैदा कर देते हैं, जैसे कि अगर खाना बनाने में हम लोग कुकर चढ़ाते हैं तो कुकर धीरे धीरे गर्म होते होते लास्ट में कैसा टाइम आता है, सीटी मार देते हैं। और जब यह सिचुएशन उत्पन्न होगा तो निश्चित तौर पे आपके भेजे में, आपके पाले में कुछ भी नहीं पड़ेगा। आप भूल जाइए कि आज का यह क्लास आपका अर्थशास्त्र का है। जिम्मेवारी मेरा है इस टॉपिक को कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आपके प्रेशर कुकर को शांत रखते हुए कंप्लीट कराएंगे, ये मेरा जिम्मेवारी है। बस आप हमारे साथ सेशन में बने रहें। ये जो क्लास चल रहा है, ये जो क्लास वीडियो तैयार हो रहा है, इसको आप सोचते होंगे कि एक बार विकास कुमार सिंह का जो चैनल है उसको चालू कर देते हैं, देख लेते हैं, सारा हमारे भेजा में घुस जाएगा। तो साथियों ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी है, आप पहला बार वीडियो डाला जाता है, आप तुरंत देखते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, छोड़कर आप आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, ठीक है, आप वीडियो देख लें, बहुत अच्छा किए, लेकिन आवश्यकता दोबारा देखने का है। आप उन तत्वों पे खुद से कुछ मंथन कीजिए, फिर देखिए ये अर्थशास्त्र में कितना मजा आएगा। क्योंकि एक ऐसा ये सब्जेक्ट है जिसको आप छोड़कर आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। आप अपने जीवन में इससे संबंधित बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा। साइलेंट मोड में आपके साथ अर्थशास्त्र जुड़ा रहता है, फिर भी आपको नहीं पता चलता है। और जब अर्थशास्त्र पढ़ने की बारी आता है तो पता नहीं प्रेशर कुकर का घंटी क्यों बज जाता है आपके दिमाग में। समझ का पड़े होता है, चीजों को थोड़ा समझते हैं। उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता संतुलन का जो आज टॉपिक हम लोग शुरुआत करेंगे, उस टॉपिक में हमको समझना क्या है, हमको जानना क्या है, हम इसे सरल कैसे बना सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि आपके समक्ष लिखा गया है कि इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले उपभोक्ता का साम्य पढ़ेंगे, उसके बाद आप देख रहे होंगे दूसरा पॉइंट में आपका उपभोक्ता संतुलन के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं। उपभोक्ता संतुलन के लिए जो आवश्यक तत्व होगा वो बहुत मायने रखेगा आपके लिए। तीसरा है आय कीमत रेखा, या आप इसको बजट रेखा भी कह सकते हैं। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बहुत बार कि बजट रेखा क्या होता है। आप पढ़ के जाते हैं अपने बुक से आय कीमत रेखा और आप थोड़ा सा मिसिंग कर देते हैं बजट रेखा पर, और प्रश्न पूछने वाला बजट रेखा से पूछ देता है, वो मिसिंग कर जाता है आय कीमत रेखा का, और बच्चे यहीं पे इस दुविधा में फंस जाते हैं कि हम पढ़ के आए हैं आय कीमत रेखा और पूछा जा रहा है बजट रेखा। आज की वीडियो से ये समस्या आपके लिए खत्म कर देंगे, बस आप वीडियो में बने रहें। चौथा का पॉइंट है उदासीनता मानचित्र। जैसा कि इससे पहले क्लास में हम लोग उदासीनता वक्र पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बिल्कुल उसी मानचित्र को यहाँ पे लाया जाएगा, उसी ग्राफ को लाया जाएगा और उसी ग्राफ से आपको उपभोक्ता संतुलन को, संतुलन की संतुष्टि को दिखाने का प्रयास करेंगे। आपका जो देख पा रहे हैं पांचवा टॉपिक जो हम लोगों का होगा इस क्लास का अंतिम टॉपिक, वो है उदासीनता वक्र रेखाएं एवं उपभोक्ता संतुलन। उदासीनता रेखा को आप बहुत बढ़िया से समझ चुके होंगे अगर आप हमारा इसके पहले का वीडियो देख चुके होंगे तो। अब यहाँ पे उदासीनता वक्र रेखाएं एवं उपभोक्ता संतुलन, यानी उदासीनता वक्र रेखा से यानी ग्राफ का जो प्रयोग करेंगे, उस ग्राफ के माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन कैसे स्थापित होगा उसे हम लोग प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे। और आज का जो हम लोगों का पहला टॉपिक है उपभोक्ता का साम्य, चलिए इस पर आते हैं और देखते हैं कि उपभोक्ता का साम्य क्या है, उसको कैसे हम लोग संतुष्ट करते हैं। उपभोक्ता संतुलन पे चर्चा की है हम लोग। इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, जिसके अंदर में हम लोग बोले कि पहला हम लोगों का जो पॉइंट होगा वो उपभोक्ता का साम्य होगा। अच्छा, उपभोक्ता का साम्य नाम सुनने से ही बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि साम्य क्या हो गया। साम्य कुछ नहीं है, साम्य मतलब हो गया सीधा सीधी संतुलन स्थापित करना है। अच्छा, संतुलन स्थापित कैसे किया जा सकता है?
संतुलन स्थापित करने का क्या तरीका हो सकता है? संतुलन स्थापित वहीं किया जा सकता है जहां पर माप तौल के लिए हम लोग किसी चीजों का प्रयोग करते हैं। और माप तौलों का प्रयोग का संबंध भाई उपभोक्ता संतुलन में क्या हो सकता है, उपभोक्ता साम्य में क्या हो सकता है? तो उपभोक्ता साम्य में माप की बात अगर की जा रही है तो इसका यह स्पष्ट हो पाता है कि जैसे मान लीजिए कि तराजू जो होता है, तराजू में जो मापा जाता है, तो एक तरफ हम अपनी आय को रख देते हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित वस्तु को रख देंगे। अब जैसे इसको समझिए, 50 रुपया अगर मेरे पास है तो 50 रुपया में कौन सा वस्तु खरीदाएगा, या मान लीजिए हम 50 रुपया बाजार लेके चले जाते हैं, बाजार चले गए तो 50 रुपया में जितना हमको आटा मिलेगा हम उतने ना खरीदेंगे। और 50 रुपया दुकानदार को जब दे दिया जाता है तो उसके समतुल्य, उसके समान जो वजन होगा उतना सामान हमको मिल जाता है। और ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको हम लोग संतुलन की बात कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां थोड़ा सा और इसको समझा जा सकता है बेहतर तरीके से, क्योंकि बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि आखिर परिभाषा होता क्या है, बोलना क्या चाहता है, बहुत सारी कंफ्यूजन। उस सारी कंफ्यूजनों को दूर कर देना है। कैसे करेंगे? अब यहां समझिए, अगर आप एक वस्तु लेते हैं और एक वस्तु की तुलना करते हैं और उपभोक्ता का संतुलन को लिखते हैं तो निश्चित तौर पे आप गलत हो जाइएगा। यहाँ पर एक वस्तु की बात नहीं है, यहाँ पर दो वस्तु की बात है। दो वस्तुओं को लेना होगा। पहले इसको थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं, फिर दो वस्तु पे आते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपके पास 700 रुपया है और आपको एक जूता खरीदना है। 700 रुपया आपके पास है और आप एक जूता खरीदना चाहते हैं, और मार्केट में जब आप जाते हैं 700 रुपया लेकर तो आपको विश्वास नहीं था कि 700 रुपया में ब्रांडेड जूता पूमा का मिल जाएगा, और आप पूमा का जूता 700 रुपया में ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे संतुष्टि की बात है। आप पूमा का जूता लेकर 700 रुपया देकर बहुत संतुष्ट अपने आप को महसूस करते हैं, ये हुआ संतुष्टि। और जब आप 700 रुपए का ब्रांडेड जूता ले सकते हैं तो नॉन ब्रांडेड जूता निश्चित तौर पर आप खरीद पाइएगा। ब्रांडेड खरीदना मुश्किल होता है, नॉन ब्रांडेड खरीदना बड़ी आसान है। क्योंकि अगर पूमा का जैसा ही आप अदर जूता देखते हैं तो आपको बहुत कम में मिल जाएगा, हो सकता है 600 रुपये में मिल जाए। अगर 600 रुपया मान लीजिए कि अनब्रांडेड जूता है और पूमा 700 है, तो निश्चित तौर पर आप अपनी संतुष्टि को पूरा करने के लिए आप ब्रांडेड जूता के साथ जाइएगा, न कि 600 के साथ जाइएगा। यहाँ 100 रुपये का कोई महत्व नहीं रह जाता है। यह हो गया आपका संतुलन। अब यहाँ पे थोड़ा और समझते हैं इसको बारीकी से, क्योंकि आप देख रहे होंगे टॉपिक में लिखा हुआ एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह वस्तु की कीमत और अपनी सीमित आय पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। उसका आय जो था 700 रुपया था और उसमें ब्रांडेड उसको जूता मिला तो वो खरीद लिया, इसलिए वो व्यक्ति, यानी व्यक्ति से अच्छा होगा कि उपभोक्ता अपने आप को अधिक संतुष्टि प्राप्त किया। नहीं तो बेचारा मजबूरन अगर 1100 का जूता होता तो नॉन ब्रांडेड जूता की ओर जाता है, वहां फिर उसको संतुष्टि ज्यादा प्राप्त होती, क्योंकि आय उसका सीमित है, आय वो नहीं बढ़ा सकता है। तो यह संतुष्टि का मतलब ये हुआ। अब आगे देखते हैं, इस संतुलन की अवस्था में वह दो वस्तुओं के संयोग पर अपनी खरीदारी में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहेगा। ये तो एक का केस में सही था ना, आपके पास 700 रुपया था, पूमा का जूता खरीद लिया 700 रुपया देके। अब अगर कोई और वस्तु खरीदना पड़ता तो आप खरीद पाइएगा? नहीं खरीद पाइएगा। तो इस केस में कहता है कि अपनी खरीदारी में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहेगा। कब? जब दो वस्तु का संयोग होगा। अब इसको समझते हैं, आप इसको समझते हैं मजा लेकर थोड़ा सा। अब समझिए, अब यहाँ पे एक ऐसा टॉपिक लाके, क्योंकि पहले हम बोल चुके थे आज आपका दिमाग का प्रेशर कुकर नहीं बजने देंगे। अब प्रेशर कुकर क्यों नहीं बजेगा उसके लिए सबसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जो आप हमारे थंबनेल में भी देख रहे होंगे। वो सिंबल को, वो सिंबल किस चीज का है? तो वो है सिगरेट और चाय का। आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा। हाँ ठीक है, एजुकेशनल बन रहा है, नो डाउट। इसमें थोड़ा आपके चेहरे पे स्माइल आया जैसे मेरा आया, कारण है कि ये मतलब हम लोगों से परिचित है और थोड़ा सुनने में भी मजा आएगा आपको, आपका इंटरेस्ट लगेगा इसमें। मेरा तो यही काम है ना, आपका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट के प्रति जगाना। कैसे जगाएं? मनोरंजन तो कर नहीं सकते हैं, तो कुछ ऐसे टॉपिकों को लाया जाए
जो आपको आकर्षित करे, आपको खींचे, आप परिचित हो उससे। अब यहाँ पे दो वस्तु हो गया, एक है चाय और एक है सिगरेट। इन दोनों से उपभोक्ता को संतुष्टि की प्राप्ति होती है। और मान लीजिए आपके पास आय है 5 रुपया। अब इसको थोड़ा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसको समझने का जब प्रयास करेंगे तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पे थंबनेल में। आप देखे होंगे, इसीलिए थंबनेल में जानबूझकर हम लोग सिगरेट और चाय का थंबनेल लगाए थे कि इस टॉपिक को देखकर आप ज्यादा आकर्षित होइएगा और ज्यादा अच्छा से समझिएगा। मान लीजिए सिगरेट आपको मिलता है 25 पैसा में 1 पीस और चाय का कीमत 1 रुपया में 1 मिलता है, मान लीजिए। अब यहां आपको बड़ा विचित्र लग रहा होगा कि सर मजाक ही कर रहे हैं, चाय का 5 रुपया दाम होता है और सिगरेट का लगभग मान के चलिए 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया, कुछ भी हो सकता है। जो जैसा सिगरेट होगा उसके हिसाब से दाम होगा उसका। तो यहाँ चाय 1 रुपया में और 25 पैसा में सिगरेट पॉसिबल नहीं लगता है। तो बहुत पुरानी बात हो सकती है। चलिए हम लोग पुराने बात कर लेते, क्या जरूरत है नया बात करने का। हम लोग यहाँ बेचने उसने थोड़ी आए हैं कि आपको इमीडिएट दिखा दे तो आप खरीदने आ जाएंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, हम कुछ नहीं होंगे। समझने के लिए कंसेप्ट को समझा देना। अब है कितना अमाउंट मेरे पास? अमाउंट तो मेरे पास 5 ही रुपया है ना। अब उपभोक्ता को ये दोनों सामान चाहिए, संतुष्टि कैसे होगा? अगर सपोज दैट मान लीजिए कि 25 पैसा का सिगरेट पूरे 5 रुपया को परचेज करने में लगा दे तो कितना रुपया है, कितना पीस सिगरेट उसको मिलेगा? अब आप समझ रहे हो कैसे निकाले भाई? 25 पैसा जोड़ते रहेंगे। अरे हाँ भाई जोड़ो ना, क्या दिक्कत है? 25 पैसा में 1 सिगरेट है तो आपको 5 रुपए में कितना सिगरेट मिलेगा, ये ना पूछ रहा है। तो 5 को ऊपर कर दीजिए, 25 को नीचे कीजिएगा, गुना 100 हो जाएगा। 25 चौका 100 यानी 20 सिगरेट लीजिएगा तो 5 रुपया हो जाएगा आपका। थोड़ा सा मैथमेटिकल बन गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझाने के लिए हमको करना भी पड़ेगा। तो उसको 25 पैसा का मूल्य पर 20 सिगरेट परचेज कर सकता है अगर खाली सिगरेट खरीदता है तो। लेकिन चाय अगर खरीदता है तो कितना चाय खरीदेगा? 5 चाय उसको मिलेगा। सिगरेट की संख्या 20 हो जा रही है और चाय का कीमत 5 रुपया हो जा रहा है। अब देखिए, अब अगर इन दोनों की संतुष्टि की बात करता है तो मान लीजिए उसका इंटरेस्ट है कि हम 2 चाय पिएंगे। चलिए 2 चाय यानी 2 रुपया चला गया, 3 रुपया आपके पास बचा। अब 3 रुपया बचा है तो 3 गुना 25 गुना 100, 25 चौका 100 यानी 12 पीस सिगरेट उसको मिल जाएगा। तो 2 चाय के साथ वो 2 चाय के साथ वो क्या किया? 12 सिगरेट परचेज करता है, जो उस उपभोक्ता की संतुष्टि को प्रदर्शित करेगा। इसीलिए उसका जो आय होगा इसमें चाय कभी वो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? कहीं कोई इश्यू नहीं होना चाहिए दो वस्तुओं का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे प्रत्येक उपभोक्ता का उद्देश्य अपनी सीमित आय से, जो उसके पास आय होता है ना वो सीमित होता है, और उसी आय से वो क्या करना चाहेगा? अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहेगा। जिस बिंदु पर उपभोक्ता को सीमित आय से अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है वही संतुलन या सम बिंदु होता है। यानी 12 पीस सिगरेट और 2 पीस जो चाय लिया, ये इसका क्या हुआ? ये बिंदु हुआ। इसी बिंदु में उसको संतुष्टि मिला और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग संतुलन या साम्य बिंदु कहेंगे। बस इतना सा तो कंसेप्ट था। अभी तक तो कुकर का सीटी नहीं बजा हुआ आपके दिमाग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास को हमेशा एंजॉयफुल बनाइए, मजा लेकर पढ़िए। पढ़ाई है, कोई बर्डन नहीं है, कोई गठरी नहीं है जो माथा पर रख लीजिए और दब जाइए उसके नीचे। नहीं, दबना नहीं है लोगों को। अब देखिए संक्षेप में उपभोक्ता के साम्य से तात्पर्य, साम्य मतलब संतुलन, ये हम बता चुके हैं। अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो बगल में लिख लीजिएगा। साम्य से तात्पर्य उसकी उस अवस्था से होता है जिसमें उसे अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। अब उपभोक्ता क्या करेगा? हर उपभोक्ता का एक मन में बात चलता है कि उसके पॉकेट में जितना पैसा अलाउ करता है, जब मार्केट जाता हूं तो उससे उतने पैसा से वो अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहेगा। अगर उसको झाड़ू खरीदना है, उसको चावल खरीदना है और 100 रुपया है तो घुरा फिरा के इस तरह का वो सामान लेगा जिससे उसको संतुष्टि भी प्राप्त हो जाए, यानी उसकी आवश्यकताएं भी हो जाए और वो बजट में उसका काम हो जाए।
बस इतना सा तो बात है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगले अपने टॉपिक की ओर। उपभोक्ता साम्य के बाद हम लोग जो है अगला टॉपिक उपभोक्ता संतुलन के लिए आवश्यक तत्व पे चलेंगे। उपभोक्ता संतुलन के लिए आवश्यक तत्व क्या हो सकता है? जबकि साम्य, उपभोक्ता साम्य के बारे में आपको बता चुके थे कि उपभोक्ता साम्य मतलब ही हुआ उपभोक्ता का संतुलन, यानी उपभोक्ता का संतुष्टि। अब यहाँ पे जो टॉपिक आ रहा है आपका वो है उपभोक्ता संतुलन के लिए आवश्यक तत्व क्या हो सकता है। तो कहता है कि तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता का साम्य, फिर देखिए यहाँ पे साम्य शब्द का प्रयोग किया गया है। साम्य यानी संतुष्टि उस बिंदु पर होता है जहां आय कीमत रेखा को तटस्थता वक्र स्पर्श करता है। अतः उपभोक्ता का साम्य ज्ञात करने के लिए दो तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर आप उपभोक्ता का साम्य को ज्ञात करना चाहते हैं, उसकी संतुष्टि को ज्ञात करना चाहते हैं, तो दो तत्वों की आवश्यकता आपको होगी। अब वो दो तत्व क्या हो सकता है? तो दो तत्व आपको आय कीमत रेखा हो सकती है और उदासीनता मानचित्र हो सकती है। जैसा देखिए आप परिभाषा में देखते हैं कि उपभोक्ता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता का साम्य उस बिंदु पर होता है जहां आय कीमत रेखा को तटस्थता वक्र स्पर्श करती है। तटस्थता वक्र जो निर्माण होता है उसको आप देख चुके हैं। अब जैसे मान लीजिए एक हम लोग ग्राफ यहाँ पे खींचते हैं। अब एक ग्राफ खींचते हैं तो मान लीजिए कि अगर ये हमारा रेखा हुआ, अब इस रेखा में जो है आप देख पा रहे होंगे यहां से जो है ये ऐसे कट करके आ रहा है, यानी इसका जो मैच बिंदु है, यानी जहां पे संतुष्टि उसको प्राप्त हुआ ये बिंदु हुआ, या फिर आप कह सकते हैं ये भी हो सकता है आपका। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्पर्श बिंदु यहाँ कर ना तटस्थता वक्र स्पर्श करता है, तो यहाँ पे स्पर्श इस भाग में किया और यहाँ पे स्पर्श दो भागों में किया, ठीक है। अतः उपभोक्ता का साम्य ज्ञात करने के लिए दो तत्वों की बात हुआ, तो एक तत्व यहाँ हो गया, दूसरा तत्व यहाँ हो गया, दो जगह स्पर्श हुआ, दो तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या विशेष ध्यान रखना होगा? आय कीमत रेखा और उदासीनता मानचित्र। अब देखिए आय कीमत रेखा को ही हम बजट रेखा कह सकते हैं। आय कीमत रेखा को ही हम बजट रेखा भी कह सकते हैं। आय कीमत रेखा को अगर स्पष्ट किया जाए तो आप अपनी भाषा में कैसे कीजिएगा, आप इसको कैसे स्पष्ट कर पा रहे हैं? तो आय कीमत रेखा को स्पष्ट करने के लिए आप कह सकते हैं कि सर एक आय की रेखा और एक कीमत की जब रेखा होगी, उन दोनों रेखाओं के मेल को या दोनों रेखाओं को जो है हम आय कीमत रेखा कह सकते हैं। तो बिल्कुल सही, आप अपने जगह पे बिल्कुल सही है। आय कीमत रेखा, जिसे कीमत रेखा या आय रेखा भी कहते हैं, जिसे उपभोक्ता की आय एवं उसके द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तु की कीमत के आधार पर तैयार की जाती है। यह रेखा दो वस्तुओं के उन संयोगों को व्यक्त करती है जिसे उपभोक्ता अपनी दी हुई आय एवं वस्तुओं की वर्तमान कीमत के आधार पर खरीद सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला चीज क्या हो जाएगा ना कि आय कीमत रेखा, आय कीमत रेखा के बारे में बता दें कि आय के लिए जो रेखा खींचेंगे और कीमत के लिए जो रेखा खींचेंगे, इन दोनों रेखाओं के संयोग बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? आय कीमत रेखा कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आय कीमत रेखा का संयोग क्या हो सकता है? अच्छा, यहाँ पे एक बिंदु की बात नहीं हो सकता, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो वस्तु के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप एक वस्तु के साथ जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपका उपभोक्ता संतुलन जो है वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब इसको भी देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग अभी बताए कि आपको एक ग्राफ ऐसे खींचिए। इस ग्राफ में मान लीजिए ये एक रेखा लेते हैं जिसको आप तटस्थ रेखा कर रहे हैं, यानी संयोग बिंदु इसका मान लीजिए ये सब संयोग बिंदु हो गया, यहाँ पे आके मिला, जो हम लोग इसके पहले तटस्थता वक्र में पढ़े थे। और यहाँ से जो कर्व लेगा तो आप ऐसे करके कर्व लीजिएगा, मैंने कहीं ना कहीं एक जगह ये टच करेगा। दूसरा रेखा जो होगा वो आप देखिएगा कि अंदर से आएगा और यहाँ पे जाके यहाँ मैच करेगा, ठीक है। ये आपका कीमत रेखा हो गया, ये जो रेखा हुआ आपका कीमत रेखा हो गया, जो यहाँ से यहाँ मोटा करके जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि उपभोक्ता को जो संतुष्टि की प्राप्ति होगी यहाँ ज्यादा हो रहा है, इसलिए इस पे उसको संतुष्टि ज्यादा प्राप्त होगा। लेकिन इसमें आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा यहाँ पे हो रहा और थोड़ा यहाँ हो रहा, तो उपभोक्ता को संतुष्टि कम हो पा रहा है। यहाँ पे वही बात को बताने का प्रयास किया कि आय कीमत रेखा, जिसे कीमत रेखा या आय रेखा भी कहते हैं,
जिसे उपभोक्ता की आय एवं उसके द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तु की कीमत के आधार पर तैयार की जाती है। अब मान लीजिए सपोज कि अगर हम दो वस्तुओं का क्रय करते हैं, दो वस्तुओं का क्रय करते हैं, तो हम दो वस्तुओं का क्रय कैसे करेंगे? दो वस्तुओं का क्रय करने के लिए जो हमारे पास आय होगा, उस आय को लेकर जब हम वस्तु का क्रय करने जाते हैं तो मेरे पास दो वस्तु लेने का विकल्प है, दो वस्तु हम ले सकते हैं। तो मान लीजिए ए और बी दो वस्तु को लेते हैं, तो अब अगर आप ए वस्तु को बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पे बी वस्तु को आप कम कीजिएगा, तभी तो उसका संतुलन बनेगा, क्योंकि आय आप बढ़ा नहीं सकते हैं। और अगर बी वस्तु आप ज्यादा लेना चाहते हैं तो फिर क्या कीजिएगा? ए वस्तु को कम कीजिएगा, और इन दोनों वस्तुओं का जो संयोग बिंदु होगा वही उपभोक्ता को क्या करेगा? संतुष्टि प्रदान करेगा। यानी आपके परिभाषा में आय कीमत रेखा जब लिख रहे हैं और संयोग की बात नहीं कीजिएगा तो आपका निश्चित ही आंसर गलत हो जाएगा। देखिए, क्रय की जाने वाली वस्तु की कीमत के आधार पर तैयार की जाती है यह रेखा दो वस्तुओं के उन संयोगों को व्यक्त करती है जिसे उपभोक्ता अपनी दी हुई आय, अभी बात की तो जो मेरे पास आय है उसी आय में वस्तुओं की वर्तमान कीमत के आधार पर खरीद सकता है। जो उसका मूल्य रहेगा उसी मूल्य पे हम लोग खरीद सकते हैं। इसको हम लोग एक और उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। आय कीमत रेखा को भी हम लोग बारीकी से स्पष्ट किए। अब उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो आपके प्रेशर कुकर जो हीट हो रहा था उसको शांत करने के लिए, क्योंकि अगर आप उदाहरण को नहीं समझिएगा तो निश्चित तौर पे दिमाग गर्म हो जाएगा और आप इस वीडियो से भाग जाइएगा। एकदम गारंटी इस बात का। उदाहरण बहुत इन कॉन्सेप्टों को दूर करने का प्रयास करता है। अच्छा, हम लोग इस पे जो आपको बोले थे कि थंबनेल आप देखिएगा, थंबनेल में आपको सिगरेट और चाय के बारे में चर्चा होगा, तो आपके मन में चल रहा होगा कि एजुकेशनल वीडियो सिगरेट चाय, ऐसा कोई दिमाग में लाना ही नहीं है। ऐसा टॉपिक लाना है जिसमें आपका आकर्षण हो, आप उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, उसके महत्व को समझ सकते हैं, उसके कॉम्बिनेशन को समझ सकते हैं। चाय और सिगरेट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत लोग जानते हैं। चलिए अब हम लोग विषय वस्तु पे आ जाते हैं। उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो हम लोग बात कर रहे थे कि माना कि किसी उपभोक्ता के पास 5 रुपए है जिन्हें वो चाय और सिगरेट पर खर्च करना चाहता है। दो चीजों को लिया गया है, चाय और सिगरेट को उस पर खर्च करना चाहता है, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन का कोई मतलब है, कोई अर्थ है। चाय की कीमत 20 पैसे प्रति कप तथा सिगरेट की कीमत 5 पैसे प्रति सिगरेट है। इसका मूल्य रख दिया गया है बहुत कम, क्योंकि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता के पास जो है मात्र 5 ही रुपया है और वो क्या करना चाहता है, वो दो वस्तु जो है चाय और सिगरेट का कॉम्बिनेशन पर खर्च करना चाहता है, जिसमें चाय की कीमत जो है 20 पैसा प्रति, एकदम याद रखिए 20 पैसा प्रति कप है, और वहीं पे अगर वो सिगरेट का परचेज करता है तो 5 पैसा प्रति सिगरेट है। यदि वो अपनी संपूर्ण आय को, मान लीजिए 5 रुपए मेरे पास है और 5 रुपए हम पूरा खर्च करना चाहते हैं चाय पर, तो अगर 5 रुपया आप चाय पे खर्च कीजिएगा तो 20 पैसा का एक चाय है, तो 5 रुपए में कितना चाय मिलेगा आपको? तो 20 25 100, 5 हो गया 25, यानी 25 कप आप चाय आराम से पी सकते हैं अगर संपूर्ण खर्च कर देते हैं। उसी तरीका से अगर 5 रुपया में संपूर्ण सिगरेट पर वो खर्च कर दे तब क्या होगा? तो एक सिगरेट का कीमत 5 पैसा है, एक सिगरेट का कीमत 5 पैसा है और उपभोक्ता के पास 5 रुपया है, तो अब उसको 100 सिगरेट आराम से मिल सकता है, वो 100 सिगरेट का परचेज कर सकता है। पूरा देखते हैं इसमें, ध्यान दीजिए, को चाय पर खर्च करता है तो 25 कप चाय खरीद सकता है, और यदि वह सिगरेट पर पूरा पैसा खर्च कर दे 5 रुपया को तो 100 सिगरेट खरीद सकता है। यदि इन मात्राओं को ग्राफ पेपर पर मिला दिया जाए तो आय कीमत रेखा बन जाती है, जैसा कि चित्र में एलएम रेखा प्रदर्शित कर रही है। एक चित्र आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे अभी एलएम को, उससे आपका प्रदर्शन पे बहुत स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ तो क्लियर कट पता चल गया। अब उपभोक्ता को करना क्या है? उपभोक्ता 5 रुपया को इस प्रकार से बैलेंस बना के खर्च करेगा कि वो चाय और सिगरेट दोनों वस्तु की आपूर्ति कर ले। अगर वो आपूर्ति मतलब अपनी पूर्ति को कर लेता है तो कॉम्बिनेशन वो सेट करेगा, उसको कितना सिगरेट चाहिए और कितना चाय चाहिए।
ये बैलेंस उसको खुद बनाना होगा, और बैलेंस जब बनाएगा तो किस आधार पर बैलेंस बनाएगा? 5 रुपए का आधार पर बनाएगा। क्लियर हो गया? उपभोक्ता का आय जो है वो 5 रुपया हो गया, और खर्च जो करेगा वो 2 वस्तु पे कर रहा है, चाय और सिगरेट पर। अब आपके दिमाग में ये भी चलना होगा कि सर हो सकता है मजाक कर रहे हैं, 5 पैसा प्रति सिगरेट कहीं दाम है नहीं, 20 पैसा प्रति कप है कहीं नहीं। अब है नहीं, ये तो हमको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, लेकिन ये जिस समय इतना मूल्य होगा, आप समझ लीजिए उसी समय ये वीडियो बन रहा है। अगर ये 10 साल पहले की बात होगा तो 10 साल पहले समझिए वीडियो रेडी किया गया, 100 साल पहले की बात होगा 100 साल पहले समझ लीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं है। ये आपका मुद्दा नहीं है कि 5 रुपए में सिगरेट मिलता है, 20 पैसा में चाय मिलता है, ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा यहाँ क्या है कि 2 वस्तुओं पर उपभोक्ता को खर्च करना है, और उसका आय सीमित है, जैसा कि आय के रूप में हम लोग मान लिए 5 रुपए उसके पास मात्र है। अब इसी पे वो 2 वस्तुओं को खरीद रहा है। अब इसको थोड़ा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं ग्राफ के माध्यम से, ठीक है? आप बढ़िया समझिएगा, जब वो सिगरेट 100 खरीदता है, ठीक है, ये आपका जो कॉलम है 20, 40, 60, 80, 100 का, ये आपका सिगरेट का कॉलम हो गया। अब उपभोक्ता जो है 100 पीस सिगरेट खरीदता है, यानी उसका 5 रुपया खत्म हो जाएगा। तो अगर 100 सिगरेट खरीद लेगा तो उपभोक्ता को चाय कितना मिलेगा? उसको चाय यहाँ पे 0 मिलेगा, यानी चाय अब नहीं खरीद सकता है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए वो 80 पीस सिगरेट खरीदता है, ठीक है, 80 पीस सिगरेट खरीदता है, तब उसके पास कितना चाय खरीद सकता है? इस कॉलम को फिर से थोड़ा समझते हैं ग्राफ को। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, जिसके चलते वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना पड़ गया, इधर उधर करना पड़ गया है, आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ शायद अंक प्रदर्शन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बहुत नीचे लिखना पड़ा, कंसेप्ट से भर गया था और कहीं जगह भी नहीं था, तो मजबूरन हम लोग थोड़ा सा इसको लार्ज करना पड़ा, बड़ा करना पड़ा। हो सकता है कुछ चीजें छोटी दिखाई पड़ रही होगी, थोड़ा सा मैनेज कर दीजिएगा। ये लाइन जो था सिगरेट का लाइन था, और सिगरेटों की संख्या यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 100 दिया गया है, और नीचे का लाइन जो चाय का है 5, 10, 15, 20, 25। ये क्या है? कप का चाय, चाय तो कप में मिलेगा ना, तो कप का संख्या यहाँ पे, और यहाँ पे पीस है सिगरेटों का। तो मान लीजिए कोई उपभोक्ता 5 रुपए पे पूरा अपना खाली क्या करना खर्च करना चाह रहा है, वो केवल खर्च करना चाहता है सिगरेट पर। तो वो सिगरेट अगर 100 पीस ले लेगा ना, तो उसका 5 रुपए खत्म हो जाएगा। अब पता नहीं उपभोक्ता को संतुष्टि मिला कि नहीं मिला, वो तो उपभोक्ता पे निर्भर करेगा। अब अगर मान लीजिए उपभोक्ता 80 सिगरेट लेता है, तो क्या करेगा? 5 चाय लेगा। 80 सिगरेट जब वो खरीदता है तो 5 चाय हो जाएगा। अगर 60 रुपया, ध्यान दीजिएगा, 60 रुपया अगर वो खर्च करता है, 60 पीस सिगरेट लेता है, तो फिर 10 कप उसको चाय मिल जाएगा। अगर वो 80 पीस सिगरेट लेता है तो 15 उसको क्या मिल जाएगा? चाय मिल जाएगा। और अगर वो 20 पीस सिगरेट लेता है तो फिर 20 पीस उसको चाय मिल जाएगा, ठीक है? अब ये जो तैयार हुआ ये रेखा, ये क्या है? 2 बिंदुओं का संयोग है। 2 बिंदुओं के संयोग से ना बन रहा है ये रेखा। यहीं पे आप ध्यान दीजिएगा कि हम जो परिभाषा बताए तभी तो 2 बिंदुओं का संयोग होना चाहिए, और दोनों जो है वस्तु का क्रय क्यों कर रहा? क्योंकि उपभोक्ता अपना आय को देख रहा था, और आय के अनुसार संतुष्टि प्राप्ति करना चाहता था। तो उसको अगर मान लीजिए उस उपभोक्ता को सिगरेट ज्यादा चाहिए, तो सिगरेट ज्यादा कीन रहा था 80, तो क्या करेगा? वो दूसरा वस्तु जो चाहता है उसको कम करेगा ना, 80। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर वो सिगरेट को कम करता है, 60 सिगरेट लेना चाहता है, तो फिर क्या करेगा? वो चाय का क्वांटिटी को बढ़ा देगा, 10 कप चाय पी लेगा। अब उसी प्रकार से अगर 40 सिगरेट करता है तो फिर उसका चाय की संख्या बढ़ जाएगा 15, उसी प्रकार से 20 से फिर 20 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब ये आय कीमत रेखा बन जाती है, जैसा कि चित्र में आप एलएम को देख रहे हैं। अब एलएम जो है वो क्या हो सकता है? ये रेखा है, ये रेखा जो है उसको आप देखिए, ये रेखा को थोड़ा सा आप प्रयास कीजिएगा समझने का। इस रेखा से बहुत सारा चीज जो है आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसमें आप बिंदु भी दे सकते हैं, क्योंकि हम तो 100 पीस सिगरेट से चालू किए थे ना। 100 पीस सिगरेट, ये रेखा आपका क्या हो गया? 100 गया,
और इस रेखा को आप फिर यहाँ भी एक्स ही रहने दीजिए, इससे कोई मतलब है नहीं, इसको एक्स वाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वस्तु हो जाएगा ये तो। ठीक है, अब जो है 100 जहाँ पे है वहां पे हम थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको एल नाम रख देते हैं और सबसे लास्ट में जो है उसको हम लोग एम कर देते हैं। ठीक है, एल और एम जब कर रहे हैं तो बस समझिएगा इसको। ठीक है, पूरा को पूरा टच करेगा। अब यहाँ पे जब आप इसको नाप के बनाइएगा तो हम मेरे ख्याल से बिल्कुल सीधा आपका ऐसे आ जाएगा। थोड़ा सा देखिए जगह बनाने टाइम आप। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब सबका एक एक नाम दे सकते हैं। एल यहाँ ले लिए, इसको एन कह सकते हैं, इसको ओ कह सकते हैं, इसको पी कह सकते हैं, इसको क्यू कह सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब यहाँ पे एकदम आपको स्पष्ट पता चल गया होगा। एल एम जो रेखा हम लोग बनाए थे उस एल एम रेखा को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्पष्ट बोला, जैसा कि चित्र में एल एम रेखा प्रदर्शित कर रही है, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ और उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को पूरा करते करते चाय तक पहुंचा है, तो एल से चालू होकर एम तक आया। ये जो रेखा तय हुआ, ये रेखा जो बना, इसी रेखा को आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा आय कीमत रेखा। इसके पहले जब परिभाषा पढ़ रहे थे तो शायद आपके लिए कंफ्यूजन थोड़ा सा था, उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग उदाहरण को लिया, और उदाहरण से लगता है मुझे तो बहुत अच्छे तरीका से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो रिपीट आप कर लीजिएगा, रिपीट से आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे नोट्स आपके लिए तैयार कर दिया गया है। वो नोट क्या है? वो नोट कहता है कि इसके अतिरिक्त एल एम रेखा चाय और सिगरेट के और भी संयोगों को व्यक्त करती है जिन्हें उपभोक्ता अपने 5 रुपए से खरीद सकता है। यानी यहाँ सीधा सीधे इसके अतिरिक्त एल एम रेखा जो है चाय और सिगरेट के और भी संयोगों को, इसके अलावा और भी जो संयोग होगा उसको भी ये क्या करेगा? उपभोक्ता अपने 5 रुपए से खरीद सकता है। यहाँ एकदम स्पष्ट आपको बताया गया कि सही बात है, आज के वर्तमान समय में 5 रुपए में ना सिगरेट मिलेगा ना चाय मिलेगा। आपको चाय मिल सकता है लेकिन सिगरेट तो नहीं मिलेगा। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि यही कंसेप्ट हो सकता है। यहाँ पर जो भी आपके दिमाग में परीक्षा हॉल में जो भी एग्जाम्पल रन करेगा उस एग्जाम्पल के साथ आप जा सकते हैं, बशर्ते आपका मोटिव, आपकी सोच बिल्कुल सही होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। किसी चीज को नेगेटिव व्यू में आपको नहीं लेना है, क्योंकि यह जो है कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र में, जो आपको नंबर उठाने में मदद करेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, एकदम हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप नंबर अगर अर्थशास्त्र में उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अर्थशास्त्र का प्रयोग प्रतिदिन हम लोग करते हैं। अर्थशास्त्र है क्या? अर्थशास्त्र हम लोगों का दैनिक जीवन है। दैनिक जीवन में उस कार्य को कर रहे हैं, उसी का एक पार्ट का ही। तो इसमें नंबर उठाने के लिए सबसे अच्छा आपके पास विकल्प होगा कि आप मैक्सिमम उदाहरणों का प्रयोग करें। आप एग्जाम्पल ऐसा लें जो आपकी परिभाषा को पूरी तरह से क्लियर कर दे। जैसा कि आप अभी आय कीमत रेखा देखना चाह रहे थे, तो आय कीमत रेखा आपको दिख गया कि जब वो 100 सिगरेट लिया था तो 0 चाय मिल रहा था, 80 सिगरेट खरीदा तो फिर उसको 5 चाय मिलने लगा, 60। यानी जैसे जैसे इधर कम हुआ चायों की संख्या बढ़ना शुरू हो गया। या आप कह सकते हैं जैसे जैसे चायों की संख्या घटना शुरू हुआ वैसे वैसे सिगरेटों की संख्या बढ़ने लगा। दोनों विकल्प में आप चल सकते हैं। आई होप, आशा करते हैं कि आप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, उदासीनता मानचित्र। उदासीनता मानचित्र आपको तब और ज्यादा बेहतर समझ आएगा जब शायद इसके पहले जो वीडियो एक आपको हम लोग प्रोवाइड करवाए थे, तटस्थता या उदासीनता, अगले क्लास में शायद हम लोग ये टॉपिक बनाए थे। और अगर आप उसको बहुत बेहतर तरीका से समझोगे, निश्चित तौर पे उदासीनता मानचित्र आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहले काम कर लेते हम लोग उदासीनता मानचित्र को समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा हम भी प्रयास करते हैं कि आपको बता सकें। यहाँ पे देखिए इस तरह से कर्व करते हैं, उसके बाद एक कर्व यहाँ पे बना देते हैं, फिर एक कर्व यहाँ बना देते हैं, एक कर्व यहाँ बना देते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना कि ये रेखा जो है, उसके बाद देखिए ये रेखा इससे आएगा,
ये जो रेखा बना ना, यही आपको उदासीनता मानचित्र को बताता है, क्योंकि कर्व जब भी बनेगा, तटस्थता रेखा जो बनेगा वो आपका कर्व में आएगा। अब कर्व में आएगा तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बिंदु को, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप उस चित्र को बढ़िया से वीडियो में देखे होंगे तो आपको सारा चीज बहुत बेहतर तरीका समझ में आएगा। यहाँ कहा कि एक संतुष्टि स्तर को बताने के लिए उदासीनता वक्र होता है। एक संतुष्टि स्तर को बताने के लिए उदासीनता वक्र होता है, जबकि दूसरे संतुष्टि स्तर को बताने के लिए दूसरा उदासीनता वक्र खींचा जाता है। यानी आपको जितना संतुष्टि प्रदान करना होगा उतना आपको कर्व खींचना होगा। अगर आप एक कर्व बनाते हैं तो यह फिगर आपका किस चीज को प्रदर्शित करता है कि एक संतुष्टि प्राप्त होता है। अगर आप दो संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको दूसरा कर्व खींचना होगा, और अगर तीन संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तो तीन कर्व खींचना होगा, और मान लीजिए कि आप चौथा भी संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आपको इस तरीका से चौथा खींचना होगा। यानी यहाँ पे तो स्पष्ट पता चलता है कि जितना कर्व हम खींचेंगे उतने कर्व से उतने संतुष्टियों को हम प्रदर्शित करेंगे, जैसा कि आपका पहला पॉइंट है। दूसरा कहता है कि इस प्रकार वो रेखा चित्र जो एक से अधिक उदासीनता वक्रों को दर्शाता है उदासीनता मानचित्र कहलाता है। अब मान लीजिए कि आपको जितना लोगों को संतुष्टि दिखाना था उसके लिए अलग अलग हम कर्व खींचे, लेकिन ये सारा कर्व जब एक में खींचाता है तो उसी रेखा को उदासीनता मानचित्र कहते हैं। कोई डाउट नहीं। अब देखिए, ऊपर का उदासीनता वक्र नीचे का उदासीनता वक्र से अधिक संतुष्टि स्तर दर्शाता है। यानी आप ये समझिए, इसको ए और बी समझ लीजिए, इसको आप सी और डी समझ लीजिए, इसको ई और एफ समझ लीजिए, इसको जी और एच समझ लीजिए। अब सीधा कहना चाहता है कि ऊपर का उदासीनता रेखा, जो ऊपर का उदासीनता वक्र है, ये जो वक्र खींचा गया है, इसकी संतुष्टि इससे अधिक होगा। बढ़िया समझिएगा, AB का संतुष्टि CD से अधिक होगा और CD का संतुष्टि EF से अधिक होगा और EF का संतुष्टि GH से अधिक होगा। अब यहां पे तुम स्पष्ट देखिए, दूसरे शब्दों में जो उदासीनता वक्र मूल बिंदु से जितना अधिक दूर होगा वह उतना अधिक संतोष प्रदान करेगा। जो आपका मूल बिंदु हुआ, इस बिंदु से जो जितना अधिक दूर होगा वो आपको उतनी अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा। उस और उपभोक्ता का झुकाव अधिक होगा, वैसे वस्तुओं का खरीद उपभोक्ता ज्यादा करेगा। यहां तक में हमको नहीं लगता है कि आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न मन में रह गया हो जिसका हम समाधान नहीं कर पाए हो। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा और बेहतर तरीका से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसके बाद ये हमारा पूरा टॉपिक जो होगा वो स्पष्ट क्लियर हो जाएगा और ये वीडियो भी लगभग कंप्लीट होने को है। आप थोड़ा सा ध्यान बनाएं, जो कंसेप्ट छूटा होगा वो सारा इस टॉपिक से खत्म हो जाएगा। उदासीनता वक्र रेखाएं एवं उपभोक्ता संतुलन, इस टॉपिक में आपका ध्यान पूरा जो है वो उदासीनता वक्र रेखा पर होना चाहिए। अगर आप उदासीनता वक्र रेखा को समझ लेते हैं तो पूरा ये कंसेप्ट, पूरा ये वीडियो का मोटिव क्लियर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होने के लिए उसी तटस्थता वक्र को चुनेगा जो उसकी कीमत रेखा को स्पर्श करता है। अब यहाँ पे जो है आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये चाय हो गया और ये सिगरेट हो गया। अब उपभोक्ता क्या कर रहा है कि यहाँ पे IC4 है, IC3 है, IC4 IC3 समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे IC2 है, IC1 है, ये नाम रख दिया गया। अब यहाँ पे जो है आपका जितना दूर होगा वो उतना अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा। अब उतना अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा तो आप देखिए इसका जो संतुष्टि हो यहाँ P पे है, P बिंदु पे है, तो P बिंदु पे जो संतुष्टि होगा उसके लिए हम लोग नाम रख लेंगे। उसके लिए नाम क्या रख लेंगे? LM रख लेंगे।
एल एम रेखा बोल देंगे, ठीक है, या कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब थोड़ा समझिए बढ़िया से, कहता है कि जैसे P बिंदु पर कीमत रेखा LM और तटस्थता वक्र IC3 एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, इसी बिंदु P पर उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। यानी बिंदु P, दिमाग में बैठा लीजिए, बिंदु P, LM जो था, LM जो आपका रेखा है वो क्या है, LM रेखा जो है वो आय कीमत रेखा है। आय कीमत रेखा पर उपभोक्ता का संतुष्टि जो है यहाँ पे हुआ। अब सोचिए थोड़ा अधिक दिमाग लगा के कि अगर वो व्यक्ति और इसकी ओर बढ़ता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जो जितना मूल बिंदु से दूर होगा उतना अधिक होगा, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसको अधिक मूल्य चुकाना पड़ेगा। और उसके पास आय क्या था, सीमित था, आय आपके पास 5 ही रुपया था, तो आय आप बढ़ा नहीं सकते हैं। तब उपभोक्ता का संतुष्टि सबसे अधिक, जो उसके पास आय है उसके अनुरूप उसको अधिक संतुष्टि आपका ये आपका P बिंदु देगा, जिसको IC3 आप कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा अधिक संतुष्टि मिलेगा। फिर उससे कम संतुष्टि उसको IC2 पे मिलेगा। और अगर संतुष्टि और कम की बात कीजिएगा तो आपका IC1 हो जाएगा, ये नकारात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहां पे एकदम दिमाग में आप इस बात को बैठा लीजिए। देखिए यहाँ पे इसी बिंदु P पर उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्राप्त हुआ, यानी P बिंदु पर। अब यहाँ कहता क्योंकि IC4 वक्र कीमत रेखा के ऊपर है, जिसके लिए उपभोक्ता की वर्तमान आय अपर्याप्त है, पहले ही बता दिए, उसके पास आय कम है। आय अधिक रहता तो वो क्या करता, इसको और बढ़ा लेता, जिससे उसको संतुष्टि मिलता, लेकिन उसके पास तो आय अपर्याप्त है ना, जितना चाहिए उतना है ही नहीं, तो उसको जो है IC3 से मिल जाएगा। देखिए अपर्याप्त है तथा IC1, यहां पर 1 होगा, IC1 वक्र जो है कीमत रेखा के नीचे है, जिसे प्रायः उसे कम संतुष्टि प्राप्त होती है। IC1 ये है, अब ये कीमत रेखा से बहुत नीचे है, बहुत नीचे है तो बहुत कम संतुष्टि उसको प्राप्ति होगी। यानी आपको दम याद रखना, कीमत रेखा से जितना अधिक ऊपर रहेगा वो उतना अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा। अगर कीमत रेखा से बहुत अधिक नीचे है तो उसको उतना कम संतुष्टि प्राप्त होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा उपभोक्ता को संतुष्टि IC3 पे हो रहा है, ना कि IC4 पर। अब IC4 पे क्यों नहीं हो रहा, तो उसका मूल कारण है कि उसके पास आय जो है अपर्याप्त है, उतना नहीं है जितना होना चाहिए। जब केवल IC2 रेखा ही रह जाती है। अब यहाँ पे हम IC1, IC3, IC4 का चर्चा कर लिए, तो IC2 बच गया। अब IC2 पे उसको अधिक संतुष्टि क्यों नहीं प्राप्त हो पा रहा है, उसको थोड़ा समझते हैं। कौन IC2 रेखा ही रह जाती है जो LM रेखा को P1 और P2 बिंदु पर काटती है। अब ध्यान दीजिएगा, मेरा IC2 रेखा जो है वो LM बिंदु जो आपका है उसमें क्या किया, P1 बिंदु पर और P2 बिंदु पर कट करता है, यानी उसको संतुष्टि 2 जगहों पर मिलता है और संतुष्टि की मात्रा जो है बहुत कम है, ध्यान दीजिएगा। और P2 बिंदु पर काटती है, अर्थात उपभोक्ता इनको अपनी आय से खरीद सकता है, इसको खरीदने में सक्षम है, लेकिन उससे क्या होगा, उसको संतुष्टि कम मिलेगा जितना अधिक स्पर्श करेगा। यानी यहाँ पे खेला सारा चीज चल रहा, कीमत रेखा को जो कर्व अधिक स्पर्श करेगा वो अधिक संतुष्टि देगा, और जो जितना कम स्पर्श करेगा वो उतना ही कम संतुष्टि देगा। लेकिन अगर कीमत रेखा से ऊपर चला जाए तो भी उसको संतुष्टि अधिक प्राप्त होगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत मजेदार तरीके से समझ आया होगा। आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका फाइनल एग्जाम एकदम नजदीक है, आप उसके लिए प्रिपेयर होंगे। आपके लिए अगर ये एक समस्या था तो उस समस्या को हमारे वीडियो के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इसके बावजूद अगर किसी भी प्रकार का कोई इश्यू लगे, आपको कोई समस्या दिखे, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बोले, हम लोग उसका बहुत जल्द जवाब देंगे। कोई अन्य टॉपिक आपको चाहिए, उस टॉपिक पे भी आप लिख सकते हैं कि हाँ सर हमें इस टॉपिक पे समझना है। निसंकोच आपको तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम का समय बहुत कम बचा हुआ है। अगर वीडियो आपको बिल्कुल सही में समझ में आता हो, अच्छा लगता हो, तो निश्चित तौर पर आप अपने मित्र दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।
आपका एग्जाम बहुत बेहतर तरीका से हो, इसी की कामना हम लोग करते हैं। धन्यवाद।